इंडिया और इंग्लैंड के बीच स्टार्ट हो रहा सेकंड टेस्ट मैच जो कि एजबेस्टन बर्मिंघम के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर वेदर फिलहाल तो काफी गर्म है। अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं जो कोचेस की हैं, जो कि इंग्लैंड की तरफ से भी हुई है, इंडियन टीम की तरफ से भी मैनेजमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें साफ साफ बयान हमने खास करके जो इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं रियान टेंडुलकर उनके बयान से भी हमने देखा। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि वेदर वहां पर काफी फिलहाल तो हॉट है और साथ ही साथ धूप भी पूरी तरह से निकली पड़ी रहेगी आज के इस मैच के दौरान भी। और बारिश की चूंकि कोई संभावना यहां पर दिखाई कम से कम पहले दिन तो नहीं पड़ती है, तो कैसी कंडीशन वहां पर बनेगी, टीम यहां पर टॉस जीत करके क्या फैसला करना चाहेगी, वो तो समझेंगे हम पिच रिपोर्ट में काफी डिटेल में। और कैसी ये पिच व्यवहार करेगी, क्या पहले मैच की ही तरह रहेगी या कुछ अलग यहां पर देखने को मिलेगा, उसको समझने के बाद ये भी आपको बता दूं कि इंग्लैंड की टीम ने इस मैच के लिए अपना प्लेइंग 11 प्रॉपर अनाउंस कर दिया है और कोई भी चेंज इन्होंने नहीं किया है। जबकि स्क्वाड में जोफ्रा आर्चर को ऐड किया था इन्होंने, लेकिन उनको फिलहाल प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा और वही प्लेइंग 11 इनकी तरफ से खेलेगी जो कि पहले वाले मैच में, यानी कि वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम जाएगी। लेकिन इंडियन टीम की तरफ से काफी कंफ्यूजन है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। जसप्रीत बुमराह को लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन है, जो सारे कुछ आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि सॉल्व करूं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यह मैच एजबेस्टन बर्मिंघम के उस मैदान पर खेला जाएगा 2 जुलाई को शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। हालांकि वहां की लोकल टाइम के हिसाब से अगर आप बात करें तो सुबह 11 बजे यह मैच स्टार्ट होगा, जहां पर पिछले 4 टेस्ट मैचेस जो खेले गए हैं वही टीम मैचेस जीती है जिसने बैटिंग सेकंड करी है। मतलब टॉस जीते या हारे, अगर उन्होंने पहली इनिंग के अंदर बैटिंग करी है टेस्ट मैच के अंदर तो वो टीम को हार का सामना करना पड़ा है। चाहे वो टीम रही हो इंग्लैंड की वेस्टइंडीज के खिलाफ, जिनको अगर आप बात करें वेस्टइंडीज को 182 स्कोर पर पहले तो ऑल आउट कर दिया, जिसमें 9 विकेटें स्पेसर्स लेकर गए और इंग्लैंड की टीम सेकंड बैटिंग करते हुए 376 बना गई और फाइनली उस मैच को इन्होंने 10 विकेट से जीता भी सेकंड इनिंग के अंदर 87 का स्कोर चेज करते हुए। चाहे वो टीम ऑस्ट्रेलिया रही हो, जिन्होंने इंग्लैंड को पहली इनिंग में बैटिंग कराया, 193 रन बना करके उन्होंने 8 विकेट पर मैच को डिक्लेयर भी कर दिया अपनी इनिंग को, लेकिन उसके बाद वो भारी पड़ा उनके ऊपर वो डिसीजन। ऑस्ट्रेलिया टीम ने फाइनली उस मैच को काफी रोमांचक तरीके से लेकिन 2 विकेट से जीता, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में 386 रन बनाए थे, टीम ऑल आउट हो गई। फिर इंग्लैंड 273 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 182 रन बना करके 8 विकेट पर उस मैच को 2 विकेट से जीत लिया। बाकी एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये बहुत ही ब्रेव कॉल्स करती है इंग्लैंड की टीम, खास करके जब से ब्रैंडन मैकलम उनके कप्तान बने, कोच बने हैं। इसके बाद ये वाला मैच है जहां पर इंडियन टीम पहले बैटिंग करने के बाद 416 रन बनाने के बाद भी ऑल आउट होने के बाद इस मैच को फाइनली हार गई, जहां पर इंग्लैंड ने 378 रन बना करके 3 विकेट पर उस मैच को 7 विकेट के बड़े अंतर से चेज करके मैच को जीता। और उसके बाद एक और ये मैच न्यूजीलैंड की टीम, इसने भी जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करी तो इंग्लैंड को इन्होंने हरा दिया। मतलब प्रॉपर कोई भी टीम जो भी यहां पर सेकंड बैटिंग करते दिखाई पड़ी हो, चाहे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने इतना बड़ा 416 का स्कोर खड़ा कर दिया हो और चाहे यहां पर इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया टीम यहां पर सेकंड बैटिंग करते दिखाई पड़ी हो, तो सारी की सारी टीमें जो भी सेकंड इनिंग में बैटिंग करते दिखाई पड़ी है यहां पर और सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगी, मतलब चौथी इनिंग के अंदर भी बैटिंग करनी पड़ेगी। तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कंडीशंस जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी और बेहतर होती चली जाएगी बैटिंग के लिए। लेकिन जो आपको ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, जो कोचेस ने असिस्टेंट कोचेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो बताया है उन्होंने कि वेदर काफी गर्म है यहां पर, तो उसकी वजह से निश्चित तौर पर स्पिनर्स का एक रोल बनता जरूर है, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि काफी फ्लैट पिचेस अब यहां पर फिलहाल दी जाएंगी। पिच की जो पिक्चर भी रिलीज की उस पर हल्की फुल्की ग्रीनरी तो है, लेकिन पिच में कोई दरार आने वाली है नहीं। बाकी स्पिन और पेस के आंकड़े ओवरऑल भी अगर आप देखें पिछले 4 टेस्ट मैचेस में तो 22 विकेटें जो स्पेन को मिली हैं ओवरऑल चारों के चारों टेस्ट मैच में। पहली इनिंग के अंदर केवल 8 विकेट है, सेकंड इनिंग के अंदर केवल 4 विकेट है, थर्ड इनिंग में 8 विकेट और सेकंड इनिंग के अंदर केवल फोर्थ इनिंग के अंदर केवल 2 विकेटें, वो भी 4 मैचेस में। तो आप देख सकते हैं कि स्पिन का कोई खास रोल है नहीं। पेसर्स को 108 विकेटें मिली हैं, 30, 36, 32 और 10, जो कि क्लियर करती हैं उसी बात को कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग के लिए कंडीशंस और बेहतर होती चली जाएगी और इस बेहतर होती कंडीशन में कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कब बैटिंग बॉलिंग करेगी, उसकी बेसिस पर क्या हमारी फाइनल टीम होगी और क्या जो मैंने आपको पिच रिपोर्ट बताया उसी तरीके की पिच दिखने वाली है। और इंडियन टीम की तरफ से प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर खास करके क्या होगा, वो सारे अपडेट्स आपको मैं फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलूंगा देते हुए। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन दोनों जगहों पर आपको मैंने दे रखा है। तो लिंक्स को क्लिक करके प्रॉपर जाइए, चैनल्स को ज्वाइन करिए और तैयार रहिए अपडेट्स के लिए। बाकी आपको मैंने बताया कि इंग्लैंड की तरफ से सिमिलर बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 आपको दिखाई पड़ेगी जो पहले टेस्ट मैच में खेली थी, तो इसको रिपीट करने की बात तो जरूरत है नहीं। लेकिन साथ ही साथ इंडियन टीम की तरफ से अगर हम बात करें तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। हालांकि काफी सारी स्पेकुलेशंस हैं कि इनको इस टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाएगा, फिर अगला टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा उसमें खिलाया जाएगा। हालांकि मैंने देखा असिस्टेंट कोच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, रियान टेंडुलकर ने, जो इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रॉपर 8 दिन का गैप भी था बीच में, साथ ही साथ ये रिकवरी भी कर चुके हैं काफी अच्छे खासी से, क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना 5वें दिन की बॉलिंग में ये पूरी तरह से 100% फिट नहीं दिखाई पड़ रहे थे, ये भी एक बात थी। तो इसी वजह से शायद ये ना भी खेलें। लेकिन जो कि कोच ने कहा
असिस्टेंट कोच ने कि ये अवेलेबल हैं, फिट हैं 100%, लेकिन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो आखिरी मोमेंट पर डिसाइड किया जाएगा। बाकी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक तो जरूर खेलेगा। प्रसिद्ध कृष्णा खास करके जो महंगे तो रहे, लेकिन पिछले मैच में 5 विकेट लेकर गए। सिराज का देखना पड़ेगा खेलते नहीं खेलते। बाकी बैटिंग ऑर्डर में जायसवाल हो गए, केएल राहुल हो गए, साई सुदर्शन हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए। यहाँ तक तो मुझे कोई चेंज होता दिखाई नहीं पड़ रहा। हो सकता है साई सुदर्शन पर कोई कॉल लिया जाए, लेकिन उसके चांसेस लगभग ना के बराबर है। इवन करुण नायर के भी लेकर के चांसेस मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। बाकी रविंद्र जडेजा या तो खेल सकते हैं कुलदीप यादव, या तो एक और ऑप्शन है वाशिंगटन सुंदर, हालांकि उसके भी चांसेस मुझे कम काफी दिखाई पड़ते हैं। नीतीश रेड्डी, ये शार्दुल ठाकुर के यहाँ पर आपको आते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें लगातार ये ना सिर्फ स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बल्कि शार्दुल ठाकुर उतनी प्रैक्टिस करते दिखाई नहीं पड़े हैं। तो यहाँ पर इंडियन टीम की तरफ से बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन क्या होगा, इस पर काफी सारे डाउट्स हैं, जो कि मैंने कुछ हद तक आपको क्लियर करने की कोशिश करी इंडियन कोच के बयानों के दम पर। बाकी बेंच पर जो नाम है, जिसमें शार्दुल ठाकुर है, अर्शदीप, अगर हो सकता है बुमराह ना खेले तो उनके जहां पर सबसे ज्यादा चांस किसी के खेलने तो आकाशदीप के हैं, वरना अर्शदीप भी खेल सकते हैं। बाकी ध्रुव जुरैल, और इसके अलावा अगर बात करें तो काफी अच्छे चांसेस यहाँ पर कुलदीप यादव के भी हैं। हर्षित राणा को वापस भेज दिया गया है कि भाई जाओ आप, तो ये आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, जो कि फिटनेस इश्यूज थे। बाकी इंग्लैंड के बेंच को डिस्कस करना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि वो तो आपको खेलते ही दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी इंग्लैंड का जो प्लेइंग इलेवन अनाउंस किया गया इस मैच के लिए, उनका टेस्ट करियर कैसा रहा है उसको चाहे तो आप देख सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर बेन डकेट ने पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंसेस दी। इसके पहले इनका ओवरऑल करियर एवरेज जो था ना, वो 40 के नीचे था, अब 41 हो चुका है। इसके साथ साथ जैक क्रॉली 54 मैच में 3000 रन, 31 का एवरेज है, 35 का एवरेज ओवरऑल रहा है ओली पोप का। बाकी जो रूट हो गए, हैरी ब्रूक हो गया, हैरी ब्रूक का तो 58 का करियर एवरेज है। इसके साथ साथ बेन स्टोक्स के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बाकी जेमी स्मिथ का भी 42 का एवरेज हो चुका है 10 टेस्ट मैचेस में। क्रिस वोक्स बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं। ब्राइडन कार्ड्स के भी 5 मैच में अगर आप देखें तो 27 विकेटें थी। और ध्यान रखिएगा, ये सारे जो नंबर्स हैं ना, इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले के हैं। तो पिछले मैच में क्या किया इन्होंने, उसको भी देखना जरूरी है। और उसको देखने अगर आप आएंगे तो वो आंकड़े आपके सामने कि इंडिया के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में, हालांकि बताने की जरूरत तो है नहीं, सभी को पता होगा कि बेन डकेट ने दोनों इनिंग्स में शानदार परफॉर्मेंस की, 62 और 149 रन की पारियां खेली। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे फॉर्म में रहे थे, लगातार परफॉर्मेंस दे रहे थे अपनी टीम के लिए। बाकी जैक क्रॉली ये इनकंसिस्टेंट रहे, हालांकि अगर आप देखें तो 65, 124, 68, 54 ये पारियां हैं, लेकिन ज्यादातर वहां की काउंटी मैचेस में इनकी अच्छी पारियां आई हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ भी पिछले मैच में एक शानदार 65 रन की सेकंड इनिंग की पारी खेली। ओली पोप पहले मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरे मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन फॉर्म में कम से कम दिखाई पड़े हैं, प्रॉपर अच्छे लेवल पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। खास करके जो रूट, जिन्होंने पहले मैच में पहली इनिंग में 28 रन बना, लेकिन सेकंड इनिंग में 53 रन की नाबाद पारी खेली, और दिखा दिया कि क्यों ये इतने बड़े बैटर हैं और क्यों ये शानदार ऑप्शन बनेंगे। बाकी हैरी ब्रूक ने भी पहली इनिंग में शानदार सेंचुरी, लगभग सेंचुरी लगा ही दी थी, 99 रन की पारी खेली थी, तो फॉर्म में तो दिखाई पड़े। बाकी बेन स्टोक्स जो सबसे बेहतर बॉलर दिखाई पड़े थे इंग्लैंड की टीम की तरफ से पिछले मैच में, पहली इनिंग में 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट लिया, बल्ले से भी 20 और 33 की पारी खेली, और एक्चुअली 33 रन बना करके आउट जरूर हो गए सेकंड इनिंग में, लग नहीं रहा था कि आउट होंगे, ये दरअसल गलत शॉट खेल करके आउट हुए। बाकी जेमी स्मिथ ने भी दोनों इनिंग्स में काफी अच्छी पारियां खेली हैं। बाकी क्रिस वोक्स, हालांकि जब बॉलर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। ब्राइडन कार्ड्स जरूर दोनों में इनिंग्स में मिला करके 4 विकेट ली, और सेकंड इनिंग में प्रॉपर इन्होंने दिखाया कि क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शंस में से एक है इंग्लैंड की तरफ से, जिनको आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। बाकी शोएब बशीर को 3 विकेट मिली दोनों इनिंग्स में मिला करके, हालांकि इनके बॉलिंग के दम पर नहीं, बल्लेबाजों ने खराब शॉट्स खेले उसकी भी वजह से। बाकी जोशुआ टंग, जो कि शुरुआत में तो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे दोनों इनिंग्स के अंदर, लेकिन जब टेल आई इंडियन टीम की तो उसको उन्होंने काफी हद तक पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया इंडियन टीम के टेल को, और धड़ाधड़ विकेट इंडियन टीम की इसी वजह से दोनों इनिंग्स के अंदर गिरी, टोटल 7 विकेट लेकर के गए। तो जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप थी ना, उनको इन्होंने काफी परेशान किया। तो फॉर्म की बेसिस पर कौन कौन सा प्लेयर हमारी टीम में बेस्ट रहेगा वो तो हमने यहाँ पर देख लिया, किसने क्या किया वो समझ लिया। बाकी इंडिया के खिलाफ और साथ ही साथ इस वेन्यू पर ये लोग क्या करते दिखाई पड़े, उसका सारा डेटा वो सीधे सीधे आपके सामने है कि बेन डकेट इंडिया के खिलाफ 38 के एवरेज से 8 मैच में 572 रन बना चुके हैं। जैक क्रॉली इंडिया के खिलाफ 10 मैच में 31 के एवरेज से 631 रन बना चुके हैं। 27 के एवरेज रहा है ओली पोप का, जिसमें पिछले मैच में एक सेंचुरी भी है। इसके साथ साथ जो रूट के 31 मैच में 58 के एवरेज है, 2927 रन भी हैं। हैरी ब्रूक ने पिछला वाला मैच जो खेला वो इनका इंडिया के खिलाफ पहला ही मैच था। इसके साथ साथ बेन स्टोक्स के 22 मैच में 1025 रन है, 45 विकेट हैं। जेमी स्मिथ ने दोनों इनिंग्स में मिलाकर के पिछले मैच में आपने देखा 84 रन बनाए, 44 और 40 रन की 2 पारियां। क्रिस वोक्स के 10 मैच केवल 24 विकेट है, केवल 358 रन है। बाकी ब्राइडन कार्ड्स के पहले मैच में 4 विकेट आ गया। शोएब बशीर के 4 मैच 20 विकेट हो चुके इंडिया के खिलाफ, और उसके साथ साथ जोशुआ टंग ने तो पिछले मैच में 7 विकेट लिया। और ये तो हेड टू हेड के आंकड़े थे। वेन्यू पर, इस मैदान पर क्या करते दिखाई पड़े ये प्लेयर, तो इसमें देखेंगे तो इनका जो टॉप 3 है, बेन डकेट, जैक क्रॉली और ओली पोप का, इस मैदान पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए ये लोग। अगर आप देखें तो 2 टेस्ट मैच में 59 रन है, 25 का हाईएस्ट स्कोर है। 4 टेस्ट मैच 158 रन है, 23 का एवरेज है। 4 मैच 107 रन है, 16 का एवरेज है। तो टॉप ऑर्डर इनका
इस मैदान पर ज़्यादा खास कमाल करता दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन जो रूट एज़ यूजुअल 9 मैच में लगभग 1000 रन है, 71 का एवरेज है, 2 विकेटें हैं, तो जो रूट को तो आप वैसे भी मिस नहीं कर सकते। हैरी ब्रूक के भी 2 मैच में केवल 80 ही रन है, लेकिन वहीं पर बेन स्टोक्स के देखेंगे तो 7 में 273 रन भी हैं, 20 विकेटें भी हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इवन जेमी स्मिथ के भी इस मैदान पर एक मैच की एक ही इनिंग में 95 रन है। बाकी क्रिस वोक्स के मैदान पर आंकड़े बेहतर है, 3 मैच में 13 विकेट, 148 रन, और इसी मैदान पर शोएब बशीर के एक मैच पर 2 विकेट है। तो प्रॉपर ये तो कम से कम क्लियर हो रहा है ये कौन से प्लेयर कैसा परफॉर्म करते रहे। बाकी एक बात तो क्लियर है, देखिए कि आज के इस मैच की जब आप टीम बनाने जाएंगे ना, तो जो रूट को तो 100% किसी भी कीमत पर आप मिस नहीं कर सकते अपनी टीम से। बेन स्टोक्स भी दूसरे ऐसे प्लेयर होंगे जिनको आप कतई मिस नहीं कर सकते अपनी टीम से। और इनकी तरफ से जब बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना, तो ब्रायडन कार्स को भी आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि टीम से आपको कतई भी मिस करना है नहीं। बाकी देखना पड़ेगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग इंग्लैंड की टीम को मिल जाती तो वहां पर क्रिस वोक्स भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, वरना इनको तो मैं प्रेफर करूंगा नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें और बाकी जो ऑप्शन है बॉलिंग में, तो यहाँ पर मैं केवल बेन स्टोक और ब्रायडन कार्स पर ही भरोसा कर पा रहा हूं। बाकी जोश टंग को भी आप ट्राई तो कर सकते हैं, हालांकि शुरुआती बॉलिंग इन्होंने उतनी अच्छी करी नहीं थी, टेल को जरूर इन्होंने निपटाया था। तो फिलहाल मैं तो बेन स्टोक्स पर और ब्रायडन कार्स पर ज्यादा भरोसा कर पा रहा हूं एज अ बॉलिंग यूनिट। क्रिस वोक्स को अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है इंग्लैंड की, तो वहां से आप इनको भी लेके जा सकते हैं। जो रूट को और बेन स्टोक्स को आप मिस कर नहीं सकते ब्रायडन कार्स के साथ। और साथ ही साथ बैटिंग में देखें ना, तो बेन डकट ने जैसा काम किया है, ये भी एक शानदार ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो हैरी ब्रूक भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, और इसमें हैरी ब्रूक को पिक करते हो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, या तो हैरी ब्रूक को पिक करिए या तो कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर अपने टीम में लेकर के जाइए। तो ये कम से कम 5 से 6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड की तरफ से सीधे हमारी टीम में आते हैं प्रॉपर, उसमें कोई डाउट आपको रखना है नहीं। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े भी अगर आप देखें, तो बेन डकट जसप्रीत बुमराह पर 2 बार आउट हो चुके हैं। पिछले मैच में भी एक इनिंग में बुमराह ने आउट किया था, एक इनिंग में शार्दुल ठाकुर ने आउट किया था 13 गेंद पर 9 रन देकर के। बाकी आकाशदीप पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं, कुलदीप पर 3 बार आउट हो चुके हैं। तो कुलदीप अगर खेलते तो एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे। इसके साथ साथ जैक क्रॉली भी कुलदीप पर 3 बार आउट हो चुके हैं, 89 गेंद पर 62 रन बना करके। बुमराह पर 5 बार आउट हो चुके हैं, पिछले मैच में भी आउट हुए थे। पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इनको 1 बार आउट कर दिया था। बाकी सिराज को, आकाशदीप को भी कैसा खेले वो भी आप देख सकते हैं, सिराज के आंकड़े तो बहुत ही खराब हैं। इसके बाद जो रूट, ये भी कुलदीप पर 1 बार आउट हो चुके हैं, 143 गेंद पर 55 रन बना करके। बुमराह ने इनको 10 बार आउट कर रखा है, जिसमें पिछले वाले मैच में 1 बार आउट किया। इसके साथ साथ बाकी ये नंबर्स हैं यहाँ पर ओली पोप के, जो कि लगभग हर एक इंडियन बॉलर पर आउट हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले मैच में दोनों इनिंग्स में इनको आउट किया था, ये भी फैक्ट है, उसको जानना जरूरी है। तो कृष्णा ने बढ़िया बॉलिंग तो की थी, लेकिन विकेट निकालने के मामले में रन तो बहुत ज्यादा खा गए थे, 6 से ऊपर का रन रेट था उनका, इकोनॉमी रेट। बाकी हैरी ब्रूक स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं। बाकी शार्दुल ठाकुर ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 बार आउट किया था पिछले वाले मैच के अंदर। बाकी बेन स्टोक्स के आंकड़े और जेमी स्मिथ के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इंग्लैंड की टीम को समझने के बाद इंडियन टीम की तरफ अगर आप आए, तो इनका तो पूरा स्क्वाड आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है कुछ भी पक्का है नहीं। बाकी 5 सेंचुरीज तो आई थी पिछले वाले मैच में इंडियन टीम की तरफ से, करियर के आंकड़े आपके सामने, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जब हम आए हैं देखने रिसेंट फॉर्म को, तो आपने देखा पिछले मैच में 5 सेंचुरी लगी, जिसमें जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, केएल राहुल ने सेंचुरी लगाई सेकंड इनिंग में, शुभमन गिल ने पहली इनिंग के अंदर शतक लगाया था, ऋषभ पंत ने तो दोनों ही इनिंग्स में डबल सेंचुरी, ट्विन सेंचुरीज लगा दी। तो ऋषभ पंत हो गए, गिल हो गए, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये 4 बैटर तो ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है। और खास करके जायसवाल जो कि 82 के एवरेज से रन बनाते हैं, अभी आप आगे देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। तो इन चारों को तो ड्रॉप करना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क आप ये ले सकते हैं गिल को हटा दें, जो कि बहुत भरोसेमंद ऑप्शन तो है नहीं। तो कम से कम ऋषभ पंत, केएल राहुल और जायसवाल, ये 3 बेस्ट ऑप्शन है। बाकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं। बॉलिंग में बुमराह अगर खेल रहे हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर, तो कतई आप इनको मिस नहीं कर सकते। बाकी अगर इनकी जगह पर या तो अर्शदीप या तो आकाशदीप में से जो भी खेलेगा, उसमें से अर्शदीप मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, आपको ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो कि गेंद को थोड़ा सा आगे पिच कराने की क्षमता रखता हो, ना कि खींची हुई लेंथ पर बॉलिंग करता हो, जो कि करते हैं एक्चुअली आकाशदीप या मोहम्मद सिराज या काफी हद तक प्रसिद्ध कृष्णा भी। तो ऐसे बॉलर ज्यादा यूजफुल होते नहीं। इसी वजह से अर्शदीप सिंह अगर खेलते हैं, तो जो इनकी प्रॉपर लेंथ होती है ऊपर जाकर के 4 से 6 मीटर के अंदर वाली लेंथ, उस तरह के बॉलर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से क्रिस वोक्स को भी आपको मैंने कहा था कि पहले इनिंग अंदर बॉलिंग के दौरान उनको आप मिस नहीं कर सकते। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, 5 विकेट पिछले मैच पर ले चुके हैं। लेकिन ऑप्शनल जो आपको मैंने कहा ना कि अर्शदीप खेलते हैं या आकाशदीप खेलते हैं, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा, तो अर्शदीप ही बेस्ट ऑप्शन होंगे मेरे हिसाब से। बाकी आकाशदीप को आपको देखा था आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ना, जो बॉर्डर बीजीटी हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो वहां पर भी लगातार बीट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि खिंची हुई लेंथ इनकी होती है 6 से 7 मीटर 8 मीटर वाली, तो जो बल्ले से दूर होती है, तो वो बीट तो कर देगी बल्ले को, इतनी ठीक ठाक स्विंग हो जाएगी, लेकिन विकेट निकालना वहां से मुश्किल हो जाता है। तो ये काम निश्चित तौर पर एक होता है। बाकी किस्मत का भी एक रोल होता ही है। बाकी जैसा मैंने कहा कि जायसवाल, केएल राहुल,
शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इन 4 में से गिल को तो आप ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बॉलिंग में बुमराह अगर खेले तो 100% आपके टीम होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को भी आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन बुमराह की जगह पर जो भी खेले, अर्शदीप या आकाशदीप, निश्चित तौर पर अर्शदीप मेरे हिसाब से बेटर पिक हैं, तो उनको भी लेकर के जाना है। तो ये 5 से 6 ऑप्शन हैं, जिसमें करुण नायर को भी ऊपर आप भरोसा तो कर सकते हैं, आप चाहें तो लेके जा सकते हैं। नीतीश रेड्डी भी एक ऑप्शन है। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े देखें तो आपको ने कहा कि जायसवाल 82 के एवरेज रन बनाते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। इस मैदान पर देखेंगे तो अभी तक ये खेले नहीं है, लेकिन वहीं पर 43 का एवरेज है केएल राहुल का भी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन इस मैदान पर एक मैच में केवल 17 रन है, 13 का हाईएस्ट स्कोर है 2 इनिंग्स में, 13 और 4 अंक की पारियां हैं। साई सुदर्शन तो खेले नहीं इंग्लैंड के खिलाफ, माफ करिएगा, साई सुदर्शन खेले तो थे पिछले मैच में, लेकिन इस मैदान पर नहीं खेले। इसके साथ साथ शुभमन गिल के 11 मैच में 41 का एवरेज हो चुका है इंग्लैंड के खिलाफ, इस मैदान पर भी एक मैच में केवल 21 रन है। लेकिन ऋषभ पंत जो इंग्लैंड के खिलाफ 47 के एवरेज रन बनाते हैं, 13 मैच में 1000 से ज्यादा रन हो चुके हैं, इसी मैदान पर एक मैच खेल करके 203 रन बना चुके हैं, 146 का हाईएस्ट स्कोर है। साई सुदर्शन का आपने पीछे देखा था ना रिसेंट फॉर्म में, वो हेड टू हेड मान लीजिएगा, यहाँ पर मिस हो गया इनका डेटा। बाकी करुण नायर 4 टेस्ट मैच पर 340 रन है, एक 303 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। बाकी जडेजा के आंकड़े भी आप देख सकते हैं, जो कि उतने यूजफुल दिखाई नहीं पड़ रहे फिलहाल। हालांकि जडेजा की बात करें ना तो इसी मैदान पर सेंचुरी लगा चुके हैं, एक मैच खेलकर 127 रन है, 104 का हाईएस्ट स्कोर। तो अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर हैं और बॉलिंग इंडियन टीम की खास करके सेकंड और फोर्थ इनिंग की होने वाली होगी, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन होंगे। बाकी नीतीश रेड्डी तो खेले नहीं, बुमराह के नंबर्स बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, इसी मैदान पर एक मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। मोहम्मद सिराज भी इसी मैदान पर एक मैच पर 4 विकेट ले चुके हैं, बाकी 12 मैच में 29 विकेट हैं ओवरऑल। प्रसिद्ध कृष्णा के एक मैच में 5 विकेट पिछले मैच में आपने देखा, शार्दुल ठाकुर यहाँ कर देख लीजिए, और आकाशदीप एक मैच में 3 विकेट ले चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये भी एक प्रॉपर ऑप्शन है। बाकी प्लेयर बैटल देखने आए तो उसके पहले बाकी जो बेंच के प्लेयर हैं, जो कि कौन खेलेगा कुछ कंफर्मेशन तो है नहीं, तो सारे आंकड़े हर एक प्लेयर के देख कर रखें, उसमें से हर्षित राणा को हटा दीजिएगा। कुलदीप इंग्लैंड के खिलाफ टोटल टेस्ट करियर तो 13 मैच 56 विकेटें हैं, बाकी फॉर्म भी देखेंगे तो ठीक ठाक लगा हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप यादव के 6 मैच में 21 विकेटें हैं, अगर खेलते हैं तो शानदार ऑप्शन होंगे। सुंदर के भी एज ए बैटर आंकड़े काफी अच्छे हैं, ध्रुव जुरेल के 3 मैच में 190 रन है, 90 का हाईएस्ट स्कोर है, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि खेलेंगे नहीं जहां तक मुझे उम्मीद है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं। जायसवाल की बात करें तो जो रूट पर 2 बार शोएब बशीर पर ऑफ स्पिन पर आउट हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके दिक्कत इनको दी है ब्रैडन कार्स ने पिछले वाले टेस्ट मैच के अंदर, और एक बार बेन स्टोक ने भी इनको आउट किया था, जो पिछले टेस्ट मैच में एक बार ब्रैडन कार्स ने, एक बार बेन स्टोक ने इनको आउट किया था। बाकी केएल राहुल ये बात करें तो बेन स्टोक पर 2 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बनाए हैं। इवन क्रिस वोक्स पर भी, ब्रैडन कार्स पर पिछले वाले मैच में दोनों ही इनिंग्स में आउट हुए, तो ब्रैडन कार्स इनके खिलाफ एक अच्छा खासा थ्रेट होंगे। इवन जो रूट को भी इन्होंने ठीक ठाक खेला। शुभमन गिल शोएब बशीर पर और ब्रैडन कार्स पर एक बार आउट हुए थे पिछले वाले मैच में, और एक बार तो शोएब बशीर पर आउट हुए तो छक्का लगाने की कोशिश में पहली इनिंग के अंदर। साई सुदर्शन बेन स्टोक्स की ही गेंद पर दोनों इनिंग्स में आउट हुए थे, टोटल 16 गेंदें फेस करी, 11 रन बना करके दोनों बार आउट हुए पिछले वाले टेस्ट मैच में। तो बेन स्टोक्स और ब्रैडन कार्स क्यों बेस्ट ऑप्शन है, वो चीज आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ पर। बाकी ऋषभ पंत, और जैसे ही लोअर ऑर्डर बैटर की तरफ आप आएंगे तो आपको जोशुआ टंग बार बार दिखाई पड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो टेल आउट किया था पिछले वाले मैच, उसी का एक रीजन है। बाकी आप देख ही पाओगे ऋषभ पंत के आंकड़े कैसे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर करुण नायर, बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स की गेंदों पर आउट हुए थे पिछले वाले मैच में एक बार। बाकी जडेजा और नीतीश रेड्डी का तो कोई डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इंग्लैंड की टीम ही फेवरेट दिखाई पड़ रही है। उसमें बुमराह इंडिया की टीम में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उसका भी एक बड़ा रोल है। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में आपने ये भी देखा था कि लगभग 4 दिन तो इंडियन टीम ने अच्छा खासा टक्कर दिया था, इवन कह सकते हैं डोमिनेट भी किया था, आखिरी दिन गेम बदल गया। बाकी फिलहाल ऋषभ पंत और बेन डकेट सबसे कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन आज की इस मैच करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बेन स्टोक ज्यादा सेफर ऑप्शन है ऋषभ पंत के साथ। बाकी जायसवाल और जो रूट भी 2 अच्छे ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। 82 का एवरेज जायसवाल का है इंग्लैंड के खिलाफ, और 58 के आसपास का एवरेज जो रूट का है इंडिया के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर बेस्ट ऑप्शन ये भी हैं। बाकी टीम आज के इस मैच की मेरे हिसाब से जो स्मॉल लीग की अभी की टीम है वो आप ये बना सकते हैं, जो कि इंडियन टीम का प्लेइंग इलेवन अभी कंफर्म है नहीं, तो बुमराह तो मेरी टीम में है, लेकिन नहीं खेलेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरा कोई ऑप्शन आएगा। तो जो भी फाइनल टीम बनेगी, अपडेट्स जो होंगे आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। इस वीडियो को यहाँ पर फिलहाल कर लेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।